यस बच्चों, देखो सेक्शन 18 में हम लोग बात कर रहे थे किसकी, एक्नॉलेजमेंट की। अच्छा, सेक्शन 19 में हम बात करेंगे कि भाई पार्ट पेमेंट कर दी। पार्ट पेमेंट कैसे कर दी? मैंने कहा था कि लेने कितने थे, 5 लाख रुपीज। डेट कितने का था, 5 लाख का था। अच्छा, पार्ट पेमेंट कर दी। वो कहता है पूरे तो नहीं दे सकता, एक काम करो आप 20,000 ले जाओ। कितने ले जाओ? 20,000। चलो देखते हैं सेक्शन 19 देखते हैं बच्चों। हम लोग बात कर रहे हैं डेट 5 लाख रुपीज का था, पार्ट पेमेंट कर दी। अच्छा, ये पार्ट पेमेंट भी ध्यान देना, लिमिटेशन पीरियड खत्म होने से पहले होनी चाहिए। बात समझ में? ये पार्ट पेमेंट भी लिमिटेशन पीरियड खत्म होने से पहले होनी चाहिए। जिस दिन उसने पार्ट पेमेंट की है उस दिन से फ्रेश लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है, बस बच्चों यही था इसमें और कुछ नहीं है। जिस दिन उसने पार्ट पेमेंट की भाई उस दिन से फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं इसे क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 19 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट stipulates the law for the extension of the period of limitation when part payment of the principal amount or payment of interest is made। या तो प्रिंसिपल पे किया है या फिर इंटरेस्ट भी अगर पे किया है। एज पर दिस सेक्शन वेयर पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट और of interest on a legacy is made before the expiration of the prescribed period by the person liable to pay the debt or legacy or by his agent duly authorized in this behalf, a fresh period of limitation shall be computed from the time when the payment was made. Further, part payment of the principal amount or payment of interest money is also required to be acknowledged, and such acknowledgement must appear either in the handwriting of the person making the payment or must appear in writing signed by the person making the payment। बच्चों बेस्ट तरीका ये होता है चेक ले लो या ऑनलाइन अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लो। प्रूफ होना चाहिए कि पेमेंट हुई है। क्या होना चाहिए? एविडेंस, सबूत, प्रूफ। प्रूफ। ठीक है ना? और वही एक्सेप्ट करे कि भाई उसने पार्ट पेमेंट की है, कि भाई ये जो अमाउंट दिया है उसने इस लोन में से पे किया है, कि वो जो लोन उसे रीपे करना था उसका कुछ पार्ट पेमेंट किया है, उस चीज को एक्सेप्ट कर। इट मे बी नोटेड that where the mortgage land is in the possession of the mortgagee, the receipt of the rent or produce of such land shall be deemed to be a payment। भाई कई बार क्या होता है, आपने किसी प्रॉपर्टी को मोर्टगेज किया हुआ है, अब उसका रेंट जो है वो लोन देने वाले को मिल रहा है। आपने लोन लिया, अपनी जमीन उसके पास रखवा दी, जिससे लोन लिया उसके पास जमीन रखवाई, अब उसका रेंट भी वही ले रहा है, तो वो पार्ट पेमेंट कंसिडर होगी। उसको जो इंस्टॉलमेंट मिल रही है रेंट की फॉर्म में, वो लोन की पार्ट पेमेंट कंसिडर होगी। और जब भी पार्ट पेमेंट होगी बच्चों, वहां से फ्रेश लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये जो पार्ट पेमेंट होनी चाहिए बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड होनी चाहिए, तभी वहां से फ्रेश लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा। अच्छा, ये तो हमने बात की सेक्शन 18 और 19 की। देखो अलग अलग केसेस में अलग अलग लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है। बच्चों एक बात याद रखना, जहां केस है वहां 3 से लेके 12 साल तक का लिमिटेशन पीरियड आपको मिलेगा, 3 इयर्स से। केसेस में जहां आप सूट फाइल कर रहे हो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जहां लिखा है सूट वहां 3 इयर्स से 12 इयर्स तक का लिमिटेशन पीरियड मिलेगा, और मैक्सिमम केसेस में आपको 3 इयर्स का मिलेगा। जहां लिखा है सूट फाइल कर रहे हो मतलब केस फाइल कर रहे हो, लिमिटेशन पीरियड कितना है? 3 इयर्स का। ये बच्चों याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। और जहां बात हो रही है अपील की, अपील अलग है बच्चों। अपील तो वही होता है ऑर्डर के अगेंस्ट। अपील में जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो बहुत कम होता है, 10 डेज, 7 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज, बहुत ज्यादा कहीं जाए तो 60 डेज, 90 डेज तक जाता है लिमिटेशन पीरियड। तो अपील का लिमिटेशन पीरियड जो होता है वो नॉर्मली 7 डेज से 90 डेज के बीच में होता है, और केस फाइल करने के लिए लिमिटेशन पीरियड जो होता है वो 3 इयर्स से 12 इयर्स के बीच में होता है। दोनों में डिफरेंस याद रखना। अगेन देखो सूट के केस में क्या लिखा है, कितना कितना दिया हुआ है बच्चों, 3 इयर्स। और 30 इयर्स के केस में अपील के केस में जहां पर पोजीशन मोर्गेजर ने दी हुई है तो वहां पर 30 इयर्स का टाइम होता है केस फाइल करने के लिए। अच्छा, ये सब सूट के केस में 3 इयर्स, 3 इयर्स, 30 इयर्स, 3 इयर्स, है ना? चलो आगे देखते हैं। और अपील में 30 डेज था। बच्चों इन्हें याद कर लेना। सर ये तो ऑलमोस्ट सारे केसेस में 3 इयर्स है, मैक्सिमम केसेस में देखो 3 इयर्स है। सूट फॉर एन अकाउंट एंड शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट्स इन द पार्टनरशिप फर्म, सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ wages, suit in respect of wages due to seamen or other employees, 3 years. Price of food or drink sold by hotel, 3 years. Compensation for false imprisonment, 1 year. Compensation for malicious prosecution, 1 year. Sued by a mortgagee to enforce payment of money,
secured by mortgage 12 years. Leave permission, बच्चों ये अलग है, थोड़ा different situation है. To appear and defend a suit under summary procedure. भाई लीव परमिशन का मतलब क्या है कि भाई तारीख को आगे बढ़ा दी जाए, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, अभी हाजिर नहीं हो पाऊंगा या कुछ ना कुछ ऐसा, तो उसके लिए 10 दिन का टाइम दिया जाता है. तो चलो आगे फिर देखेंगे, अभी तो टाइम ओवर करते हैं. और एक सेक्शन 4 और 5 बताया तो शॉर्ट में. अच्छा आप लोग अभी कुछ कह रहे थे कि भाई टाइम खत्म होने के बाद भी हम केस फाइल कर सकते हैं, तो उसके ऊपर सेक्शन 5 है. ठीक है, कौन सा एप्लीकेबल? किसी की डेथ के बाद केस फाइल हो सकता है? लिमिटेशन पीरियड, इसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज कहते हैं, समझ रहे? तो इसमें लिमिटेशन पीरियड पे एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है. ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम या फिर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, मतलब डिले को माफ कर देना, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है ना? तो देखते हैं जरा इसमें बच्चों क्या दिया हुआ. द जनरल रूल इज दैट सूट, अपील और एप्लीकेशन must be made within the prescribed period of limitation. However, there is an exception to the general rule which provides that the court may admit an application or appeal even after the expiry of the prescribed period of limitation. भाई prescribed period of limitation खत्म होने के बाद भी कोर्ट एक्सेप्ट कर सकता है एप्लीकेशन को, अपील को, if it is satisfied that the applicant or the appellant has been prevented by, अगर क्या प्रूव हो जाए, that they are prevented by some sufficient cause. भाई उनके पास कोई ना कोई sufficient cause होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, from not making the application or preferring the appeal within the prescribed period of limitation. वो कोर्ट में प्रूव कर दें कि वो किस रीजन से, कोई ऐसा रीजन था जो उनके कंट्रोल के बियॉन्ड था जिस वजह से वो केस फाइल नहीं कर पाए. It may be noted that a doctrine of sufficient cause is not applicable in the following cases. सर इन पर मतलब sufficient cause नहीं मिलेगा, सूट फाइल करने के ऊपर sufficient cause मिलेगा ही नहीं मिलेगा, एप्लीकेशन पे नहीं मिलेगा. सर 3 चीजों पे चेक कर रहे थे, 2 के लिए मना कर दिया. ध्यान देना बच्चों, चेक किसके लिए कर रहे थे? सूट के लिए और अपील के लिए और एप्लीकेशन के लिए, कि सफिशिएंट कॉज का बेनिफिट किस में मिलेगा. इन्होंने सूट के लिए तो मना कर दिया, भाई सूट में सफिशिएंट कॉज नहीं मिलेगा. और किसके लिए मना कर दिया? सर एप्लीकेशन के लिए भी मना कर दिया, उसमें सफिशिएंट कॉज नहीं मिलेगा. देखते हैं जरा और डिटेल में समझते हैं. कौन सी एप्लीकेशन में? एप्लीकेशन मेड अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी 1908. और सूट्स के केस में भी आपको सफिशिएंट कॉज का बेनिफिट नहीं मिलेगा. बच्चों एक लॉजिकली एक बात सोच के देखो, 3 साल का टाइम, 3 इयर्स वैसे ही मिले हुए थे ना, आप 3 साल में केस नहीं फाइल कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? भाई आप क्या सफिशिएंट कॉज दोगे? आप सफिशिएंट कॉज 1 दिन का दे सकते हो, 2 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का. 3 साल के लिए भी आप सफिशिएंट कॉज दोगे? कोर्ट को एक एक दिन गिनवाना पड़ता है कि हम सफिशिएंट कॉज, मतलब हम क्यों नहीं फाइल कर पाए. सफिशिएंट कॉज में एक एक दिन गिनवाना पड़ता है. 4 सालों का टाइम मिला हुआ था, वहां अगर आप केस फाइल नहीं कर रहे तो क्या सफिशिएंट कॉज का आपको बेनिफिट मिलेगा? तो अगर इन 2 केसेस में बच्चों ध्यान देना, अगर इन 2 केसेस में सफिशिएंट कॉज का बेनिफिट नहीं मिल रहा तो फिर किस में मिल रहा है? यस बच्चों, मैंने वीडियो ऑफ करने के लिए नहीं कहा. यस, अगर सूट और एप्लीकेशन के केस में आपको सफिशिएंट कॉज का बेनिफिट नहीं मिल रहा तो फिर किस केस में मिलेगा बच्चों? बिल्कुल बच्चों, अपील के केस में मिलेगा. तो देखते हैं इसको और आगे डिटेल में पढ़ते हैं. सेक्शन 5 हमने डिस्कस कर लिया, 4 करना होगा कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो मैं खत्म करवाऊंगा लिमिटेशन को. देखो क्या लिखा है. द एक्सप्रेशन सफिशिएंट कॉज हैड नॉट बीन डिफाइंड अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1963. However, in case of order to be sufficient cause must be a cause which is beyond the control of the party invoking this section. भाई मैंने कहा उसके कंट्रोल से बाहर होना चाहिए, कि भाई बियॉन्ड हिज और हर कंट्रोल होना चाहिए, जिस वजह से वो कोर्ट में केस फाइल नहीं कर पाया. ठीक है ना, वो उसके कंट्रोल से बाहर होना चाहिए, बियॉन्ड हिज कंट्रोल, सफिशिएंट कॉज होने के लिए. ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सच में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि कहीं ये साफ साफ नहीं लिखा हुआ कि अपील में सफिशिएंट कॉज का बेनिफिट मिलेगा, सूट में नहीं मिलेगा. थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी हो जाती है, अपील वर्ड कहीं साफ साफ नहीं लिखा हुआ. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इलनेस ऑफ द पार्टी, mistake of the counsel, mistake of the law, and not ignorance of law are some of the instances of
सफिशिएंट कॉज। लेकिन बच्चों मेन तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना, कोर्ट किसको एक्सेप्ट करेगा एज अ सफिशिएंट कॉज, किसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। द बर्डन टू प्रूव सफिशिएंट कॉज फॉर डिले इन फाइलिंग एन एप्लीकेशन और अपील लाइज ऑन द पार्टी अप्लाइंग फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। भाई जो पार्टी अप्लाई कर रही है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए वही तो सफिशिएंट कॉज देगी अंडर सेक्शन 5। However, it is the discretion of the court to grant extension of time or not। भाई मर्जी अब किसकी है, फाइनल डिसीजन किसका है, कोर्ट का। मुझे याद आता है जब मैंने सीएस के लिए स्टडी स्टार्ट की थी तो मैं जब स्टडी स्टार्ट कर रहा था तो मेरे साथ एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, तो बाई चांस हम लोग साथ में ही पढ़ रहे थे, क्योंकि आपको पता ही है प्रोफेशनल कोर्स में हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो मेरे साथ दूसरे स्टूडेंट थे वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, माने हुए लॉयर। तो बाय चांस साथ में ही स्टडी कर रहे थे तो वो कई बार डिस्कस करते थे। एक बार उनसे डिस्कशन हुआ मेरा लिमिटेशन एक्ट के ऊपर ऐसे ही, तो ही टोल्ड मी कि भाई ये ना जब केस फाइल होता है ना तब चेक करता है कोर्ट कि भाई बार्ड बाय लिमिटेशन तो नहीं है। अगर कोर्ट ने एक बार केस को एक्सेप्ट कर लिया ना तो फिर केस चलेगा। अगर ऑपोजिट पार्टी को ऑब्जेक्शन लगाना है कि भाई इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन, तो जब केस कोर्ट में ना एक्सेप्ट होना होता है शुरुआत में, जब केस फाइल हुआ है एक्सेप्टेंस के लिए, तभी ऑब्जेक्शन लगा दो दैट इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। अगर उस टाइम ऑब्जेक्शन नहीं लगाया और कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, चाहे वो बार्ड बाय लिमिटेशन ही क्यों नहीं था, तो फिर बीच में आप नई कार्रवाई को नहीं रोक सकते, समझ रहे हो। तो अगर बार्ड बाय लिमिटेशन है तो जब केस की पहली सुनवाई है, जब कोर्ट ने अभी केस को एक्सेप्ट करना है या जो भी वट एवर भी स्टार्टिंग में ही ऑब्जेक्शन लगाना होता है। तो ठीक है बच्चों, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। सेक्शन 5 इज कंप्लीट। ठीक है बच्चों, देख नहीं रहा मुझे अभी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।